शर्मा हवेली का आंगन हमेशा की तरह गुलजार था। सुबह की ठंडी हवा तुलसी चौरे से आती तुलसी की खुशबू और दूर से आती पंडित जी के मंत्रोच्चार की आवाज माहौल को आधा शांत और आधा व्यस्त बना रही थी। रसोई की ओर से बर्तनों की खनक आ रही थी। राधा नौकरानी टीन के डिब्बे में दूध उड़ेल रही थी। तभी सुमित्रा देवी की ऊंची आवाज गूंज उठी। नेहा, काव्या, चाय कौन बनाएगा? ये घर कोई होटल है क्या जो सब देर से उठते हैं? ऊपर वाली मंजिल के कमरे का दरवाजा खुला और नेहा आराम से बालों को संवारते हुए नीचे उतरी। अरे मम्मी जी, मैं बना देती हूँ चाय, बस मेकअप कर रही थी। सुमित्रा देवी भौएं चढ़ाकर बोली। मेकअप सुबह सुबह? काव्या, देख रही है तू? ये घर की बहू बन के आई थी और मॉडर्न बन रही है। काव्या भी ऊपर से उतरी। उसने नेहा की तरफ देखा, फिर सास की ओर। माँ जी, रहने दीजिए, मैं बना देती हूँ चाय। नेहा चाय की ट्रे उठाते हुए मुस्कुराकर। दीदी, आप इतना सीरियस क्यों लेती हो? मैं तो हंस के टाल देती हूँ मम्मी जी की बातें। नेहा, मैं टाल भी दूं, पर क्या करूं, मम्मी जी की बातें कहीं ना कहीं तो छुपती ही है। काव्या का चेहरा पल भर के लिए दूर अतीत में खो जाता है। मायके के दिन, पिता की बीमारी, शादी का तनाव, लेकिन वो जल्दी संभल जाती है। दरवाजे की घंटी बजी। राधा दौड़कर खोलती है और सामने खड़ी है शांता बुआ। अरे सुमित्रा, आज तो तेरे घर की सुबह बड़ी रंगीन है। छोटी बहू मेकअप में, बड़ी बहू चाय में और तू डांटने में। आजा बैठ, ये घर ही ऐसा है, रोज का तमाशा चलता है यहाँ। बुआ की नजर सीधे काव्या पर जाती है। वैसे सुमित्रा, तेरी बड़ी बहू अभी भी मायके में घंटों बातें करती है। सुमित्रा देवी चौंकते हुए बोली। क्या? कब? शांता बुआ आंखें तरेरते हुए। मैंने अपनी आंखों से देखा, कल बाजार में उसकी पुरानी सहेली मीरा मिली थी। बड़ी गुपचुप बातें कर रही थी ये। सुमित्रा देवी के चेहरे पर गुस्सा और शक दोनों तैरने लगते हैं। काव्या और नेहा चाय बनाकर लाती है। सुमित्रा देवी एक कप उठाती है, लेकिन अचानक कप मेज पर पटक देती है। काव्या, तू कल कहाँ थी? माँ जी, मैं तो कल सब्जी लेने गई थी। तभी बीच में शांता बुआ टपाक से बोली। और सब्जी लेने के साथ साथ पुरानी सहेली से भी मुलाकात हुई थी तेरी, है ना? नेहा काव्या को देखती है। उसकी आंखों में साफ लिखा है, अब तू फंस गई। काव्या कुछ कह पाती उससे पहले ही दरवाजे पर एक लंबी सी काली कार आकर रुकती है। उसमें से एक शख्स उतरता है, लंबा, हैंडसम और बिजनेस सूट में। विक्रम। नमस्ते, क्या ये शर्मा निवास है? मुझे काव्या जी से मिलना है। पूरा घर चुप। सुमित्रा देवी का चेहरा लाल, नेहा की आंखों में जिज्ञासा और काव्या के हाथ कांपने लगे। विक्रम के ये शब्द जैसे ही पूरे घर में गूंजे, हवेली में मानो समय थम गया। सुमित्रा देवी कड़क अंदाज में। तुम कौन हो और काव्या से क्या काम? मैं विक्रम, काव्या जी का पुराना दोस्त। अरे वाह दीदी, हमें तो पता ही नहीं था आपके इतने पुराने दोस्त भी हैं। काव्या नेहा की तरफ एक गुस्से भरी नजर डाली और चुपचाप नजरें झुका ली। काव्या विक्रम से बोली। विक्रम, तुम यहाँ? हाँ, बहुत जरूरी काम है, अकेले में बात करनी होगी। सुमित्रा देवी बीच में बोलते हुए। हमारे घर में कोई भी बात छिप कर नहीं होती, जो कहना है यही कहो। विक्रम ने एक पल के लिए काव्या को देखा। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो सिर्फ काव्या समझ पा रही थी। ठीक है, बात दरअसल आपके मायके से जुड़ी है। इतना सुनते ही काव्या की सांसें तेज हो जाती हैं। शांता बुआ जैसे ही मायका शब्द सुनती है, उनकी आंखें चमक उठती हैं। अरे वाह, अब तो मामला और मजेदार हो गया। सुमित्रा, तू सुन, कहीं कोई पुराना राज तो खुलने वाला नहीं? बुआ, लगता है दीदी का कोई सीक्रेट गेस्ट है। सुमित्रा देवी की नजर अब सख्त हो जाती है। 5 साल पहले काव्या का मायका एक साधारण सा घर था। उसके पापा एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे। उस समय
विक्रम उनके मोहल्ले का नया किराएदार बना था। काव्या और विक्रम में दोस्ती हुई। फिर विक्रम ने उसके परिवार की आर्थिक मदद भी की थी जब पापा बीमार पड़े। लेकिन अचानक एक दिन विक्रम बिना बताए शहर छोड़कर चला गया और फिर काव्या की शादी राजीव से हो गई। काव्या, तुम्हारे पापा की पुरानी फाइल मेरे पास है और उनमें कुछ ऐसा है जो तुम्हें जरूर देखना चाहिए। सुमित्रा देवी शक करते हुए बोली। क्यों? मेरे घर की बहू के मायके की फाइल से तेरा क्या लेना देना? लेना देना बहुत है, अगर आप सच जानना चाहते हो तो। नेहा इस पूरे माहौल को देख रही थी। वो जानती थी कि अगर काव्या पर शक बढ़ा तो माँ जी का सारा भरोसा टूट जाएगा और ये उसके लिए मौका है घर में अपनी जगह और मजबूत करने की। नेहा मासूम बनते हुए, माँ जी, मुझे तो लगता है दीदी को अकेले में बात करनी चाहिए। आखिर ये उनके मायके का मामला है। नेहा के चेहरे पर मासूमियत, लेकिन अंदर से वो इस राज को बाद में अपने हक में इस्तेमाल करने का सोच रही थी। काव्या और विक्रम थोड़ी दूर पर खड़े होकर धीमी आवाज में बातें करने लगते हैं, लेकिन सुमित्रा देवी की आंखें उन पर टिकी रहती है। काव्या, तुम्हारे पापा के नाम पर एक पुराना कर्ज है और अगर वो चुका नहीं तो तुम्हारे मायके का घर नीलाम हो जाएगा। काव्या के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। काव्या घबराकर बोली, क्या? लेकिन पापा तो। मुझे पता है अब वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन कर्ज अभी भी बाकी है। इतने में दरवाजे पर फिर से घंटी बजती है। राधा दौड़कर खोलती है। सामने खड़ा था दीपक, काव्या का छोटा भाई, जिसके कपड़े धूल में सने हैं और आंखों में डर साफ दिख रहा है। दीपक हाफते हुए, दीदी, हमारे घर पर कोर्ट का नोटिस आ गया है। पूरा घर हक्का बक्का। नेहा के चेहरे पर छिपी मुस्कान, सुमित्रा देवी का गुस्सा और काव्या की आंखों में आंसू। दीपक के हाथ में नोटिस का लिफाफा था। सबकी नजरें उसी पर टिकी थी। सुमित्रा देवी कड़क आवाज में बोली, ये सब क्या है दीपक? क्यों आया है हमारे घर में ये नोटिस? माँ जी, ये हमारे घर के ऊपर एक पुराना कर्ज था, पापा के समय का। हम लोग कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी शांता बुआ बीच में टोकते हुए बोली, अरे वाह, तो क्या हम अब तुम्हारे घर का कर्जा भी भरेंगे? नेहा मजे लेते हुए बोलती है, बुआ जी, आप भी दीदी पर इतना कठोर मत बनो। लेकिन हाँ, इतना तो सोचने वाली बात है कि ये बात उन्होंने पहले क्यों नहीं बताई। नेहा का ताना सुमित्रा देवी के दिल में सीधा उतरता है। काव्या के हाथ कांप रहे थे। उसने आगे बढ़कर लिफाफा खोला। माँ जी, मुझे इस कर्ज के बारे में कुछ नहीं पता था। झूठ! इतने बड़े नोटिस की बात तुझे पता नहीं था? बहू होके तूने मुझसे इतनी बड़ी बात छिपाई? काव्या की आंखों में आंसू भर आते हैं, लेकिन वो खुद को संभालने की कोशिश करती है। सुमित्रा जी, काव्या सच कह रही है। ये कर्ज उसके पापा ने मेरे साथ मिलकर एक बिजनेस शुरू करने के लिए लिया था, लेकिन वो बिजनेस फेल हो गया। ओह, तो आप ही पुराने जानकार हैं जिसके कारण ये मुसीबत आई। नहीं बुआ जी, मुसीबत लाने वाला मैं नहीं, मैं तो मदद करने आया हूँ। काव्या विक्रम को देखती है। उसके चेहरे पर भरोसा और डर दोनों है। नेहा धीरे धीरे बुआ के पास जाती है और फुसफुसा कर कहती है, बुआ जी, अगर हम माँ जी के सामने ये बात ज्यादा उछालें तो माँ जी को लगेगा दीदी अपने पुराने दोस्त के साथ अभी भी संपर्क में है। फिर सोचो घर में उनकी क्या हालत होगी। समझ गई। तू चिंता मत कर, मैं अभी आग में घी डालती हूँ। सुमित्रा, तू समझ क्यों नहीं रही? ये विक्रम और तेरी बहू दोनों ने मिलकर कुछ छिपाया है, वरना इतने साल बाद ये अचानक क्यों आया? शांता बुआ की बातें सुन सुमित्रा गुस्से से आग बबूला हो गई। काव्या, तू कल से मायके में फोन मत करना। और विक्रम, तुम अभी के अभी यहाँ से जाओ। विक्रम चुपचाप खड़ा था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जैसे वो जाने से पहले कोई बड़ा राज खोलना चाहता था। जब सब अंदर चले जाते हैं, काव्या और विक्रम आंगन में अकेले रह जाते हैं। काव्या गुस्से और दर्द से, विक्रम, तुमने ये सब यहाँ क्यों कहा? अब माँ जी मुझ पे शक करेंगी। काव्या, अगर मैंने सच नहीं बताया तो तुम्हारे मायके का घर हाथ से चला जाएगा
और ये तो बस शुरुआत है। इस कर्ज के पीछे एक और सच्चाई है जो तुम्हें जाननी होगी। क्या सच्चाई? ये कर्ज सिर्फ बिजनेस का नहीं था, इसमें तुम्हारे जीजा जी का भी हाथ है। काव्या चौंक जाती है। अंदर से सुमित्रा देवी की तेज आवाज आती है। काव्या, तू तुरंत अंदर आ, मुझे तुझसे कुछ पूछना है। काव्या और विक्रम एक दूसरे को देखते हैं। दोनों के चेहरे पर तनाव है। नेहा और शांता बुआ दूर खड़ी मुस्कुरा रही है। काव्या धीरे धीरे अंदर आई। सुमित्रा देवी सोफे पर बैठी थी। सामने टेबल पर नोटिस रखा था। नेहा और बुआ पास खड़ी थी, जैसे किसी कोर्ट में गवाह हो। सुमित्रा देवी तेज लहजे में, काव्या, सच सच बताना, ये विक्रम तेरे मायके के इतने करीब क्यों है? और ये जीजा वाली बात क्या है? माँ जी, मुझे खुद नहीं पता था। विक्रम ने अभी बताया कि ये कर्ज सिर्फ पापा का नहीं बल्कि मेरे जीजा जी का भी हाथ है। अब देखो, एक के बाद एक नए राज निकल रहे हैं। नेहा फिर से मासूम बनते हुए, दीदी, आप पहले क्यों नहीं बोली? अब माँ जी सोचेंगी कि आपने जानबूझकर सब छिपाया है। सुमित्रा देवी की भौहें और सिकुड़ जाती हैं। काव्या को याद आता है, शादी से पहले उसके जीजा जी ने विक्रम से बिजनेस में निवेश के लिए पैसे उधार लिए थे। पापा ने भी उस पर भरोसा करके साइन कर दिए थे। बिजनेस चला नहीं और जीजा जी ने सारा बोझ पापा पर डाल दिया। विक्रम उस समय शहर छोड़ गया, लेकिन कर्ज का हिसाब बाकी रह गया। विक्रम धीरे धीरे अंदर आया, जैसे तय कर चुका हो कि अब सब कुछ खुल कर कहेगा। सुमित्रा जी, इस कर्ज में काव्या की कोई गलती नहीं है। असल में उसकी जीजा ने ही धोखा दिया था, और अगर मैं समय पर ना आया तो उनका मायके का घर बिक जाएगा। और तुम्हें इस घर की बहू की इज्जत से ज्यादा मायके की जमीन की चिंता है? इज्जत की ही तो चिंता है। मैं नहीं चाहता कि इस घर की बहू पर उंगली उठे। ये बात सुमित्रा देवी को और चुभ जाती है। उसे लगता है विक्रम और काव्या के बीच कुछ और भी है। रसोई में नेहा और बुआ की धीमी धीमी आवाज गूंज रही थी। बुआ जी, माँ जी का शक और गहरा करना होगा। हमें कोई ऐसा सबूत चाहिए जिससे लगे कि दीदी और विक्रम अकेले मिलते हो। तू चिंता मत कर नेहा, मेरे पास एक आइडिया है। विक्रम को कल शाम घर बुलाया जाएगा और तेरी सास को बताया जाएगा कि काव्या ने बुलाया है। फिर देखना कितना मजा आता है। इतना कहकर उन दोनों के चेहरे पर एक चालाक मुस्कान आ गई। दरवाजे की घंटी बजी। राधा ने दरवाजा खोला। सामने खड़ा था एक मोटे चमकदार कपड़े पहने, हाथ में गोल्ड की चेन लटकाए रमेश, काव्या का जीजा। और काव्या बहन, सुना है घर में मेरे नाम की चर्चा हो रही है। तभी सुमित्रा देवी बोलती है, अच्छा, तो तुम हो जो काव्या के मायके वालों को कर्ज में डुबो रखा है। अरे अरे, इतना गुस्सा क्यों? बिजनेस में रिस्क होता ही है, और वैसे भी कर्ज चुकाने का कोई इरादा नहीं है मेरा। जीजा जी, आप ये ऐसे कैसे कह सकते हैं? पापा ने आप पर भरोसा किया था। अरे पापा ने जो साइन किया वो उनकी मर्जी थी। अब तुम भी अपने इस दोस्त विक्रम के साथ बैठकर प्लान बना लो। विक्रम रमेश की तरफ गुस्से से बढ़ता है, लेकिन काव्या उसे रोक लेती है। रमेश जाने के लिए मुड़ता है, लेकिन जाते जाते एक पर्ची टेबल पर फेंक देता है। ये रहा बैंक का नोटिस, और हाँ, अगर घर बचाना है तो 15 दिन में पूरा पैसा चाहिए, वरना नीलामी पक्की। सुबह का उजाला हवेली की दीवारों पर तो उतर चुका था, लेकिन घर के भीतर अंधेरा और बेचैनी पसरी थी। मंदिर की घंटी की आवाज गूंज रही थी। काव्या कांपते हाथों से दिया जला रही थी। आंखें नम थी, होठ बुदबुदा रहे थे। हे भगवान, मेरी माँ का घर बिकने से बचा लो और मुझे इतना साहस दो कि मैं इस रिश्ते की डोर भी संभाल सकूं। पीछे सुमित्रा देवी खड़ी थी। उनकी आंखों में शक और नाराजगी का साया गहराता जा रहा था। ये लड़की जितनी सीधी सादी दिखती है उतनी है नहीं। पता नहीं विक्रम से क्यों मिलती रहती है। आज अगर सबूत मिला तो इसका खेल खत्म कर दूंगी। दूर बरामदे में नेहा और बुआ आपस में फुसफुसा रही थी। बुआ जी,
ये सही वक्त है। काव्या के रिश्ते का राज सबके सामने आएगा। राज नहीं, बदनामी, और वो भी सुमित्रा की आंखों के सामने। बस तू देखती जा। दोपहर के समय काव्या बहाना बनाकर हवेली से बाहर निकलती है। गेट के पास विक्रम पहले से खड़ा था। विक्रम, अगर किसी ने हमें साथ देख लिया तो? डरो मत, हम मंदिर के पास चलकर बात करते हैं, वहां कोई शक नहीं करेगा। दोनों मंदिर के कोने में बैठ जाते हैं। पंडित जी की आवाज दूर से सुनाई देती है। काव्या देखो, मैंने थोड़े पैसे जुगाड़ किए हैं, लेकिन अकेले मेरे बस का नहीं है। अगर तुम साथ दोगी तो कर्ज उतर सकता है। तुम्हारे पापा मेरे अच्छे दोस्त थे, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। साथ? विक्रम, मेरी मायके की इज्जत और ससुराल का विश्वास दोनों दांव पर है। माँ जी ने देख लिया तो सब खत्म। काव्या, अगर तुमने डरकर कदम पीछे खींचे तो न घर बचेगा न रिश्ते। हिम्मत रखो। कभी पास से नौकरानी राधा पानी लेने आती है। वह दूर से दोनों को देख लेती है और चुपचाप वापस चली जाती है। ये बात राधा आकर नेहा को बताती है। छोटी भाभी, मैंने अपनी आंखों से देखा, काव्या जी और विक्रम मंदिर के पीछे अकेले बैठकर बातें कर रहे थे। अरे वाह, मुझे यही तो चाहिए था। नेहा खुश होकर सारी बातें शांता बुआ को बता देती है। चल, ये खबर सुमित्रा के कानों तक पहुंचाते हैं। अब देखना काव्या की असलियत कैसे खुलेगी। दोनों जाकर सुमित्रा देवी के कान में जहर घोलती हैं। माँ जी, आपकी बहू आपके भरोसे का गला घोट रही है। दिन दहाड़े विक्रम से छिपकर मिल रही है। हाँ सुमित्रा, अब तो हमें भी शक नहीं, यकीन हो गया है। इतना सुन सुमित्रा देवी के गुस्से का ठिकाना नहीं रहता। सुमित्रा देवी गुस्से में आवाज लगाती है। काव्या, नीचे आओ। काव्या कांपते हुए सीढ़ियों से उतरती है। हाथ में पूजा की थाली है, पर चेहरे पर डर साफ है। तू पहले ये बता, विक्रम से तेरा क्या रिश्ता है? माँ जी, वो मेरे भाई जैसा है। मायके की कर्ज की बात कर रहा था। झूठ। अगर भाई जैसा होता तो चोरी छिपके मिलने की जरूरत क्यों पड़ती? तेरा मायका मेरी जिम्मेदारी है, पर तू विक्रम को बीच में क्यों ला रही है? नेहा और बुआ सुमित्रा देवी की बातें सुन मुस्कुराने लगी। माँ जी, मैं कसम खाती हूँ, मेरे और विक्रम के बीच कुछ भी गलत नहीं है। मैं सिर्फ अपना घर बचाना चाहती हूँ। बस, अगर इस घर में रहना है तो आज से विक्रम से हर रिश्ता तोड़ना होगा, वरना तेरे लिए यहाँ पे कोई भी जगह नहीं है। काव्या सन्न रह जाती है। उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। थोड़ी देर बाद फोन की घंटी बजती है। काव्या छुपकर फोन उठाती है। वो फोन उसके जीजा रमेश का था। सुन ले काव्या, 15 दिन में पैसे नहीं दिए तो तेरे बाप का घर नीलाम कर दूंगा, समझी? फोन कट जाता है। दूसरी ओर दीपक, उसका भाई, रोते हुए बोलता है, दीदी मैं क्या करूं? पापा का घर मेरे हाथों से निकल जाएगा, आप ही कुछ कीजिए। काव्या मन ही मन, हे भगवान, मैं दो पार्टों में पिस रही हूँ। एक तरफ मायका, दूसरी तरफ ससुराल। मैं किसे बचाऊं? रात ज्यादा हो चुकी थी। सब कोई सो गया था। काव्या अकेली आंगन में बैठी थी और हाथ में वही नोटिस। तभी विक्रम फिर वहां आ जाता है। काव्या, अगर तुमने हिम्मत नहीं दिखाई तो न घर बचेगा न ससुराल की इज्जत। पर विक्रम, माँ जी ने मना किया है। उन्होंने कहा है अगर मैंने तुमसे रिश्ता नहीं तोड़ा तो वो मुझे इस घर से निकाल देंगी। काव्या, तुम डर रही हो जबकि वक्त तुमसे साहस मांग रहा है। कल कोर्ट में जो सुनवाई है, अगर पैसे नहीं चुकाए गए तो तुम्हारे पापा का नाम भी बदनाम होगा और घर तो जाएगा ही जाएगा। सोचो, तुम्हारे पापा ने जिस घर को खून पसीने से बनाया है वो गिरवी होकर परायों के हाथ चला जाएगा। तभी अचानक ऊपर बालकनी में सुमित्रा देवी खड़ी दिखाई देती है। उनकी आंखों में आग है। बस, अब इस लड़की की असलियत सबको दिखानी होगी। कल सुबह फैसला हो जाएगा।
सुबह की पहली किरण हवेली के आंगन में पड़ती है, लेकिन माहौल में अजीब सी बेचैनी है। काव्या पूजा की थाली लेकर तुलसी के पास दीप जला रही थी। उसके चेहरे पर रात भर रोने की थकान साफ झलक रही थी। सुमित्रा देवी गुस्से भरी निगाहों से उसे देखती है। बहुत हो गया नाटक। जब घर के मान सम्मान पर ही आँच आने लगे तो औरत को अपने कदम रोक लेने चाहिए। माँ जी, मैं कुछ गलत नहीं कर रही, मुझे तो बस पापा का कर्ज चुकाना है। तभी वहां नेहा और शांता बुआ भी आ जाती हैं। नेहा तंज कसते हुए, हाँ हाँ, सब औरतें ऐसे ही करती हैं। पहले चोरी करो, फिर रोकर सफाई दो। अरे, हमने तो कल रात अपनी आंखों से देखा। कौन था तेरे साथ आंगन के कोने में? काव्या की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। घर के नौकर और बाकी सदस्य भी धीरे धीरे आंगन में आकर खड़े हो जाते हैं। सुमित्रा देवी सबके सामने खड़े होकर बोलती है, काव्या, ये घर है, कोई सराय नहीं कि रात को अजनबियों से मिलने जाओ। वो अजनबी नहीं था माँ जी, वो मेरा दोस्त विक्रम था। ये सुनते ही माहौल में सन्नाटा छा जाता है। नेहा बोलती है, अच्छा जी, तो विक्रम आपके दोस्त हैं, तो रात को भी चोरी छिपके मिलने आते रहेंगे। भाई, अब तो साफ हो गया। इसे घर में रखने का मतलब है हमारी इज्जत को दांव पे लगाना। काव्या की आंखों में आंसू भर आते हैं। वो सबके सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है। नहीं माँ जी, विक्रम बस मेरी मदद कर रहा है। विक्रम से मेरी दोस्ती के अलावा और कोई रिश्ता नहीं है। कुछ देर बाद विक्रम हवेली में आता है। उसके चेहरे पर गुस्सा और दर्द दोनों है। विक्रम तेज आवाज में, ये आप लोग क्या कर रहे हैं? काव्या को बदनाम करना बंद कीजिए। सबकी नजरें उसकी तरफ घूमती हैं। हाँ, मैं काव्या से मिला था, लेकिन इसलिए कि उसके पिताजी का कर्ज मैंने ही लिया है अपने ऊपर। बैंक और कोर्ट का चक्कर वो अकेली नहीं झेल पाएगी, इसीलिए मैं उसकी मदद कर रहा हूँ। ये सुन सब हैरान हो जाते हैं। सुमित्रा देवी के गुस्से का ठिकाना नहीं रहता। अरे तू क्या करेगा इसकी मदद? तेरा रिश्ता ही क्या है इसके साथ? रिश्ता है माँ जी, वो पुराना है लेकिन सच्चा। तभी नेहा ताली बजाती है और व्यंग से कहती है, वाह, अब तो सब राज खुल ही गए। मतलब ये रिश्ता पहले से था, तभी तो इतनी हमदर्दी दिखा रहे हो। अब तो इस घर की लाज बचाने का एक ही रास्ता है, काव्या को यहाँ से निकाल देना चाहिए। इतना सुन काव्या फूट फूट कर रोने लगती है। सुमित्रा देवी सबके बीच खड़ी होती है। उसका चेहरा गुस्से और तिरस्कार से लाल है। काव्या, आज तक मैंने तुझे बहुत सहन किया तेरे पापा की इज्जत के नाम पर, लेकिन अब नहीं। अब ये घर तेरा नहीं है। आज से तू इस हवेली की दहलीज पार नहीं करेगी। माँ जी, मुझे मत निकालिए, मेरे पास और कोई जगह नहीं है। काव्या सुमित्रा देवी के पैर पकड़ लेती है, लेकिन सुमित्रा देवी अपने पैर पीछे खींच लेती है। ये रोना धोना बंद कर और निकल जा मेरे घर से। काव्या आंसू से लथपथ कमरे की ओर भागती है। सामान बांटते हुए उसकी आंखों में बचपन की सारी यादें घूम जाती हैं। तभी विक्रम उसके पास आता है और उसे रोकने की कोशिश करता है। काव्या, हार मत मानो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, सब ठीक हो जाएगा। तभी काव्या विक्रम को रोकते हुए कहती है, नहीं विक्रम, अब तो मुझे अकेले ये रास्ता तय करना होगा। काव्या अपने सामान के साथ हवेली से बाहर निकल जाती है। पीछे खड़ी सुमित्रा देवी, नेहा और बुआ की आंखों में ठंडी जीत की चमक है। काव्या आंसुओं से भरी आंखों के साथ हवेली का दरवाजा पार करती है। उसके हाथ में सिर्फ एक छोटा सा बैग है। रात का अंधेरा और सन्नाटा उसे और भी अकेला महसूस कराता है। पीछे से नेहा खिड़की से झांककर बुआ से कहती है, देखा बुआ जी, हमारी चाल काम कर गई। अब ये लड़की कभी वापस नहीं आएगी। हाँ, और जब तक ये बाहर भटकेगी, हमारी जगह हवेली में पक्की होती जाएगी। पीछे खड़ी सुमित्रा देवी उनकी बातें सुनकर गंभीर नजरों से आंगन की ओर देखती है। उनकी आंखों में कठोरता है, लेकिन कहीं ना कहीं हल्की बेचैनी भी। काव्या पैदल चलते चलते सड़क किनारे बैठ जाती है।
और उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। पापा, आप होते तो मुझे यूं अकेला नहीं छोड़ते। ये शहर, ये अंधेरा सब मुझे निगल रहा है। उसी वक्त दूर से एक कार की हेडलाइट चमकती है। विक्रम गाड़ी रोककर उतरता है। काव्या, ये तुम कहाँ चली जा रही हो? विक्रम, अब ये हवेली मेरा घर नहीं है। अब मुझे अपने लिए रास्ता खुद बनाना होगा। मैं तुम्हें इस हाल में अकेला नहीं छोड़ सकता, चलो मेरे साथ। नहीं विक्रम, अगर मैं तुम्हारे साथ गई तो लोग और भी इल्जाम लगाएंगे। मुझे तुम अकेला ही नहीं छोड़ दो। विक्रम कुछ पल के लिए खामोश रहता है, फिर धीरे से कहता है, ठीक है, लेकिन कभी भी किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे याद करना। अगली सुबह काव्या शहर के पुराने मोहल्ले में एक छोटे से कमरे में रहने लगती है। काव्या अपनी माँ की तस्वीर और पापा की किताबें अलमारी में रखते हुए आंसू में मुस्कुराती है। अब मेरी यही से नई शुरुआत होगी। तभी बाहर से मकान मालकिन की आवाज आती है। बिटिया, किराया टाइम से देना होगा, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगी। इधर हवेली में नेहा और शांता बुआ जोर जोर से ठहाके लगा के हंसती हैं। तभी वहां पर सुमित्रा देवी आ जाती है। नेहा बोलती है, माँ जी, अब तो घर से मनुष्यत चली गई है, और देखना अब हर काम सुचारू हो जाएगा। तभी शांता बुआ बोलती है, हाँ, और हमेशा ये विक्रम की टेंशन भी खत्म। लेकिन सुमित्रा देवी चुप रहती है। उनकी आंखों में हल्की चिंता है। सुमित्रा देवी मन में सोचती है, ना जाने क्यों इस काव्या की छवि मेरे मन से नहीं हट रही है। क्या सचमुच में मैं कुछ गलत तो नहीं कर बैठी? कुछ दिनों के बाद काव्या अब नौकरी ढूंढने निकलती है। हर जगह उसे ठुकरा दिया जाता है, कभी अनुभव की कमी, कभी उसके हालात देखकर। एक दफ्तर का मैनेजर कहता है, माफ कीजिए मैडम, हमारे यहाँ तो जगह पहले से ही भर चुकी है। काव्या बाहर निकलकर सीढ़ियों पर बैठ जाती है। हे भगवान, क्या यही मेरी किस्मत है? दूर एक गाड़ी से विक्रम उसे देखता है। मदद करने की इच्छा होते हुए भी वो काव्या के कहे अनुसार उसकी मदद नहीं कर पाता है। मंदिर में शाम की आरती चल रही है। काव्या एक कोने में अकेली बैठी है। काव्या मन में कहती है, पापा, मैंने सब कुछ सह लिया। हवेली से बेइज्जती, लोगों की बातें, अकेलापन, लेकिन अब हिम्मत टूट रही है। बस आपसे यही दुआ है, मुझे ताकत देना। उसकी आंखों से आंसू गिरते हैं। तभी पीछे से एक आवाज सुनाई देती है, दीदी। काव्या धीरे से पीछे मुड़ती है और हैरान रह जाती है। सामने उसका भाई दीपक खड़ा है, दुबला पतला लेकिन नजरें तेज। काव्या दौड़कर दीपक को गले लगा लेती है। दीपक, तू आ क्या मेरा भाई? हाँ, तू इतनी बड़ी लड़ाई अकेले लड़ रही थी और मैं कहीं छुपकर अपने जख्मों में डूबा जा रहा। अब और नहीं, अब हम दोनों साथ लड़ेंगे। इधर हवेली में नेहा और शांता बुआ गहनों और पैसों की गिनती करती हैं। नेहा मुस्कुराकर कहती है, देखा बुआ जी, कैसे धीरे धीरे सब कुछ हमारा हो रहा है। सासू माँ को हमने इतना काबू में कर लिया है कि उन्हें काव्या का नाम सुनते ही गुस्सा आ जाता है। हाँ नेहा, लेकिन संभल कर। खबर है कि काव्या के पास अब उसका भाई भी आ गया है। चाहे भाई आए या दोस्त, हवेली की चाबी तो हमारे पास ही रहेगी। जब तक माँ जी हमारे साथ है, काव्या अंदर क्या बाहर भी चैन से नहीं रह सकती। एक दिन काव्या और दीपक एक ढाबे पर बैठे रहते हैं। तभी दीपक कहता है, दीदी, हवेली से बाहर निकालकर उन्होंने तेरा सब कुछ छीन लिया, अब क्या करेगी तू? पीछे से विक्रम आता है, हाथ में फाइल लिए हुए। विक्रम मुस्कुराकर, अब ये सवाल तुझे नहीं हमें करना चाहिए दीपक। काव्या आश्चर्य से विक्रम की ओर देखती है। विक्रम, तुम यहाँ? हाँ, मैं कब से पुराने अकाउंट्स, पेपर्स और कर्ज की फाइलें खोज रहा था। इसमें सबूत छुपे हैं। तुम्हारे पापा के नाम पर जो कर्ज था, उसकी असली सच्चाई सामने आनी चाहिए। दीदी, यही मौका है।
हमें अपनी सच्चाई सबके सामने लानी चाहिए। इधर सुमित्रा देवी की बेचैनी दिन पे दिन बढ़ती जा रही थी। काव्या, तू क्यों बार बार मेरी यादों में आती है? क्या तू निर्दोष है? तभी नेहा अंदर आती है, बनावटी चिंता दिखाते हुए। माँ जी, खबर है कि काव्या और उसका भाई आपके खिलाफ ही सबूत ढूंढ रहे हैं। आप सावधान रहिए। अगर उस लड़की ने मेरे खिलाफ कोई भी उल्टा सीधा सबूत ढूंढा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। काव्या और दीपक ढाबे से लौट रहे थे। रास्ता सुनसान था, चारों तरफ अंधेरा। अचानक एक आदमी छाया में खड़ा नजर आता है। उसका चेहरा छुपा हुआ है। आदमी गहरी आवाज में, काव्या, सच्चाई की राह आसान नहीं होती, लेकिन याद रखना तू अकेली नहीं है। काव्या और दीपक हक्का बक्का रह जाते हैं। आदमी धीरे धीरे पीछे हटता है और अंधेरे में गायब हो जाता है। दीपक घबराकर, दीदी ये कौन था? शायद हमारी कहानी का नया मोड़। काव्या, मैं कैसे आऊं तुम्हारे सामने? मैं बहुत शर्मिंदा हूँ अपनी माँ और बुआ की करतूत पर, लेकिन मैं कल सुबह में तुमसे मिलने जरूर आऊंगा। काव्या अपने कमरे में बैठी होती है। तभी दरवाजा खुलता है और अंदर आता है उसका पति आदित्य, जो बहुत दिनों बाद विदेश से लौटा है। काव्या उसे देख हैरानी से बोलती है, आदित्य जी, आप वापस आ गए? आप तो विदेश में थे ना? हाँ काव्या, लेकिन जब सुना कि तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है तो सब छोड़कर तुरंत तुम्हारे पास लौट आया। काव्या आदित्य के गले लगकर रोने लगती है। इधर हवेली के ड्राइंग रूम में नेहा और बुआ बैठी हैं। उनके साथ होता है रमेश, नेहा का जीजा। जीजा जी, आदित्य वापस आ गया है। अब तो सब काम बिगड़ सकता है। हाँ नेहा, तू सही कह रही है। कहीं ये असली सच बाहर ना आ जाए। चुप रहो तुम दोनों। लोन तो मैंने ही लिया था, लेकिन नाम काव्या के पापा का डलवाया था। वो अब इस दुनिया में तो रहे नहीं, तो सबूत कौन देगा? तुम दोनों बस हवेली पर राज करो, बाकी खेल मैं संभाल लूंगा। नेहा और बुआ एक दूसरे को देखती हैं। असल में वो सीधी धोखेबाजी में शामिल नहीं थी, लेकिन हवेली की रानी बनने का लालच उन्हें रमेश की बातें मानने पर मजबूर करता रहा। आदित्य और काव्या कमरे में बैठे थे। दरवाजे पर दस्तक होती है। अंदर आता है अर्जुन। नमस्कार, मैं अर्जुन हूँ। आपके पापा का केस मैंने ही देखा था। असली सच सामने लाना बहुत जरूरी है। आपके पापा बेगुनाह थे। वो फाइलें खोलता है और बताता है कि लोन सीधे काव्या के पापा ने नहीं, बल्कि उसके जीजा जी ने लिया था। आदित्य फाइल ध्यान से देखता है। अगर इसमें रमेश का नाम है तो वो जल्द ही बेनकाब होगा। काव्या की आंखों में उम्मीद की किरण जगती है। तभी कमरे में दीपक और विक्रम भी आते हैं। दीपक भावुक होकर काव्या को गले लगाता है। विक्रम थोड़ी दूरी बनाकर खड़ा रहता है, लेकिन आदित्य आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ता है। आदित्य, ये लड़ाई अब सबकी है। अगर हम रमेश जैसे गिद्धों से भिड़ना है तो हमें एकजुट रहना होगा। विक्रम सिर झुकाकर हामी भर देता है। रात को हवेली के अंधेरे कमरे में रमेश, नेहा और बुआ बैठे हैं। रमेश क्रोध से, अगर आदित्य और अर्जुन मिलकर सबूत जुटा लेंगे तो मेरा नाम सामने आ जाएगा। हमें हर हाल में वो फाइल छीननी होगी। नेहा संकोच में, लेकिन जीजा जी, अगर सच्चाई सामने आ गई तो क्या हमें भी इल्जाम लगेगा? चुप रहो, तुम दोनों बस हवेली पर राज करो, बाकी ये सब काम मेरा है। बुआ और नेहा की आंखों में लालच और डर दोनों झलकते हैं। अगले दिन अर्जुन, काव्या, आदित्य, दीपक और विक्रम सब कोर्ट जाने के लिए निकलते हैं। रास्ते में भेजे रमेश के गुंडे हमला कर देते हैं। आदित्य और विक्रम दोनों भिड़ जाते हैं। दीपक काव्या को सुरक्षित रखता है। अर्जुन फाइल बचाने की कोशिश करता है, लेकिन गुंडे छीनकर भाग जाते हैं। हालांकि काव्या के हाथ में एक पन्ना रह जाता है, जिसमें लिखा होता है कि इस कर्ज में नेहा का जीजा भी शामिल है। रमेश अपने कमरे में नकली दस्तावेज बनवाता है। ये सबूत तो कोर्ट में पहुंचने से रहा, उससे पहले ही मैं जज के सामने
ऐसे दस्तावेज रखूंगा कि सारा मामला ही उल्टा हो जाएगा। नेहा और बुआ पास खड़ी थी। बस इतना कर दो कि काव्य इस हवेली में लौट के कभी वापस न आए। वो इस हवेली में तो क्या, इस हवेली के आसपास भी नहीं भटकेगी बुआ। इधर काव्या और आदित्य दोनों कोर्ट पहुंचते हैं। अर्जुन उनके साथ दस्तावेज लिए खड़ा होता है। विक्रम और दीपक बाहर गेट पर खड़े हैं ताकि किसी भी हमले से सबको बचा सके। तभी रमेश अपने वकील के साथ वहां पहुंचता है। उसकी चालाक मुस्कान देखकर काव्या का खून खौल उठता है। आज सच सामने आके रहेगा जी चाची। सच सच वो होता है जो अदालत मान ले, और अदालत वही मानेगी जो मैं दिखाऊंगा। तभी आदित्य आगे बढ़कर रमेश को रोकता है। छोट की उम्र लंबी नहीं होती, देख लेना तुम्हारी चालाकी आज तुम्हें ले डूबेगी रमेश। इधर सुमित्रा देवी को भी सारी सच्चाई पता चल जाती है। वो याद करती है कि कैसे उन्होंने गुस्से में नेहा और बुआ की बातों में आकर काव्या को घर से निकाल दिया। सुमित्रा देवी, ये तो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या काव्या कभी मुझे माफ करेगी? उनकी आंखों से पहली बार प्रायश्चित के आंसू टपकने लगते हैं। जज के सामने दोनों पक्ष खड़े हैं। अर्जुन दस्तावेज पेश करता है। माय लॉर्ड, यह पन्ना साबित करता है कि मेरे क्लाइंट के पिताजी और रमेश ने एक साथ लोन लिया था एक बिजनेस करने के लिए, लेकिन वो बिजनेस चला नहीं और सारा कर्जे का भार उसके पिताजी पर डाल दिया गया, और वो दोषी कोई और नहीं, इसका जीजा रमेश है। रमेश हंसकर नकली पेपर आगे बढ़ाता है। रमेश का वकील, ये सब दस्तावेज निराधार है जज साहब। वो लोन इसके पिताजी ने ही लिया था। रमेश के साथ धोखा हुआ है जज साहब। वो सारा पैसा उसके पिताजी ने कहीं छुपा रखा है, और वो सारे पेपर हमारे पास मौजूद है। जज दोनों के पेपर देखता है और सुनवाई की अगली तारीख तय कर देता है। दोनों पक्ष अगली पेशी में अपने गवाह और असली सबूत लाए। तब तक के लिए यह कोर्ट मुलतवी की जाती है। काव्या, आदित्य, दीपक और विक्रम कोर्ट से बाहर निकलते हैं। तभी एक बुजुर्ग आदमी उन्हें रोकता है। मैं जानता हूँ कि असली लोन किसने लिया था और कैसे आपके पापा को फंसाया गया था। सबके चेहरे चौकन्ने हो जाते हैं। काव्या कांपते स्वर में पूछती है, आप कौन है बाबा जी? बेटा, मैं वही गवाह हूँ जिसे रमेश ने सालों पहले धमका कर चुप करा दिया था। लेकिन अब नहीं, अब मैं सारी सच्चाई जज के सामने लाऊंगा और रमेश को उसके किए की सजा जरूर दिलवाऊंगा। तुम्हारे पापा एक नेकदिल इंसान थे बेटा, वो बहुत महान थे। अब काव्या की आंखों में जीत की उम्मीद बिल्कुल साफ झलक रही थी। अगली तारीख पे वही बुजुर्ग मोहनलाल गवाही देता है कि लोन रमेश ने ही लिया था। जज सख्ती से रमेश को देखता है। ये साफ साबित होता है कि असली दोषी रमेश ही है, काव्या और उसके पिता नहीं। कोर्ट में सब हैरान। बाहर नेहा और बुआ गमगीन बैठी हैं। बुआ धीरे से कहती है, हमने रमेश की बातों में आके काव्या के साथ बहुत बुरा किया। हमें काव्या से माफी मांगनी चाहिए। काव्या दीदी हमेशा मुझे छोटी बहन मानती रही और मैंने उनके साथ बहुत गलत किया। जज रमेश को जेल की सजा सुनाता है। रमेश गुस्से से काव्या को घूरता है और पुलिस उसे लेकर चली जाती है। तभी नेहा काव्या के पास जाती है। मुझे माफ कर दो काव्या दीदी, मैंने सिर्फ हवेली चाही मगर तेरा सच्चा प्यार नहीं देखा। बेटी, मैं बूढ़ी होकर लालच में पड़ गई। आज समझ में आ गया कि हवेली से बड़ा अपना परिवार होता है। तभी दीपक बोलता है, अब और आंसू नहीं बहन, हम सब साथ रहेंगे। सुमित्रा देवी भावुक होकर कहती है, आज से हवेली सिर्फ ईंट पत्थरों की इमारत नहीं बल्कि हमारा घर होगा। और मैं बाहर से ही सही पर इस परिवार की खुशी देखना चाहूंगा। तभी काव्या विक्रम का शुक्रिया अदा करती है और कहती है, थैंक यू विक्रम, तुमने मेरी बहुत मदद की है। अगर तुमने फाइल ढूंढ के अर्जुन को नहीं दी होती तो मैं ये केस नहीं जीत पाती। तुमने एक सच्चा दोस्त होने का फर्ज निभाया है। इसमें थैंक यू की क्या बात है काव्या, एक दोस्त ही तो दोस्त के काम आता है।
पास में खड़ी सुमित्रा देवी शर्मिंदा हो जाती है और विक्रम से माफी मांगते हुए कहती है, मुझे माफ कर दो बेटा, मैंने तुम दोनों के रिश्ते पे शक किया। सुमित्रा देवी को पता चल गया था कि इस दुनिया में प्यार से बढ़कर एक और रिश्ता भी होता है, जो दोस्ती का रिश्ता होता है। शांता बुआ भी विक्रम से माफी मांगते हुए कहती है, मुझे माफ कर दो विक्रम, मैंने तुम्हें बहुत गलत समझा। नहीं नहीं बुआ जी, आप मुझसे माफी मत मांगिए, आप उम्र में बहुत बड़ी हैं। नेहा भी विक्रम से माफी मांगती है। कुछ दिन बाद हवेली में बड़े धूमधाम से पूजा होती है। आदित्य और काव्या आरती करते हैं। नेहा, दीपक बुआ और सुमित्रा देवी साथ खड़े हैं। पूरी हवेली रोशनी और फूलों से सज चुकी है। लोग कहते हैं, अब ये हवेली दुश्मनी की जगह नहीं, प्यार का घर है। काव्या मुस्कुराकर कहती है, ये जीत सिर्फ मेरी नहीं, हम सबकी है। काव्या और विक्रम ने यह साबित कर दिया कि इस दुनिया में प्यार से बढ़कर एक और रिश्ता होता है, जिसे सब दोस्ती का रिश्ता कहते हैं।